हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान इतिहास की इस महत्वपूर्ण क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान एकीकरण के पहली भाग के अंतर्गत हमने ये बात की थी कि राजस्थान में जो एकीकरण हुआ है उस एकीकरण के पीछे कौन कौन से कारण रहे थे, कौन कौन सी शुरुआती समस्याओं का सामना इस एकीकरण को करना पड़ा था और किस तरह से जो है सभी राजाओं को मनाया गया था कि वो इस एकीकरण के लिए तैयार हो जाएं। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान एकीकरण के 7 प्रमुख चरणों की बात करने वाले हैं। अब ये 7 चरण कौन कौन से थे, इनका गठन कब हुआ, यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बनाए गए, राज प्रमुख कौन बनाए गए और इन चरणों के दौरान भी जो प्रमुख समस्याएं आई थी हम उन समस्याओं की भी बात करने वाले हैं। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करते रहें। साथियों, टॉपिक के बीच बीच में हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करते रहेंगे, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहें और वीडियो को आप पूरा देखें। तो साथियों, हम बात करेंगे राजस्थान एकीकरण के पहले चरण की, जिसका नाम होता है मत्स्य संघ। तो राजस्थान एकीकरण का जो पहला चरण होता है यह चरण होता है मत्स्य संघ। और ये जो मत्स्य संघ है इसको राजस्थान के एकीकरण का आधार भी माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। तो साथियों, मत्स्य संघ जब बनाया गया था तो इस संघ के निर्माण में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हम पूरे विस्तार से इसकी बात करेंगे। तो हम बात करना चाहेंगे मत्स्य संघ की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मत्स्य संघ में कौन कौन सी देशी रियासतें शामिल थी। तो जो मत्स्य संघ बनाया गया था तो इसमें जो रियासतें शामिल की गई थी तो वो पूर्वी राजस्थान की 4 प्रमुख रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर के बाद भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो ये जो 4 रियासतें हैं, इन 4 रियासतों से मिलकर मत्स्य संघ का गठन किया गया था और एक जो ठिकाना था नीमराणा, तो इस नीमराणा को भी इस मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। अब ये जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ के गठन में भी शुरुआत में कुछ समस्याएं आई थी। अब वो समस्याएं क्या क्या थी? तो साथियों, जब यह एकीकरण शुरू हुआ था आज़ादी के बाद, तब अलवर के महाराजा थे तेज सिंह, उनके दीवान थे नारायण भास्कर खरे, NB खरे। तो कहते हैं कि जो NB खरे है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। जिस समय महात्मा गांधी की हत्या हुई थी दिल्ली में नाथूराम गोडसे के द्वारा, और नाथूराम गोडसे जो हिंदू महासभा के सदस्य थे, तो कहा यह जाता है कि जो अलवर के महाराजा तेज सिंह और इनके जो दीवान थे, अलवर के महाराजा तेज सिंह और इनके जो दीवान थे डॉक्टर NB खरे, यानी नारायण भास्कर खरे। अब जो नारायण भास्कर खरे हैं ये पहले कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन बाद में इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने और यहाँ से ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बन गए थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे। अब उस समय पूर्वी राजस्थान में हमारे यहाँ पर अलवर और भरतपुर 2 प्रमुख रियासतें थी। हमने बात की थी कि एकीकरण के समय, आज़ादी के समय अलवर के महाराजा तेज सिंह और भरतपुर के महाराजा बृजेंद्र सिंह थे। अब जिस समय महात्मा गांधी की हत्या हुई और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, तो जो नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के सदस्य थे, तो कहते ये हैं कि जो उस समय सरकार थी, सरकार को ये शक हुआ कि नारायण भास्कर खरे जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं
महाराजा तेज सिंह और डॉक्टर NB खरे का उस हत्याकांड में जो है वो कहीं न कहीं हाथ है। तो इन दोनों को जो है दिल्ली बुला दिया गया और दिल्ली बुलाने के साथ ही 7 फरवरी 1948 को, ध्यान देना, 7 फरवरी 1948, तो 7 फरवरी 1948 को अलवर का जो प्रशासन है, जो अलवर रियासत थी, उसका प्रशासन अब भारत सरकार के हाथ में आ गया था। तो भारत सरकार ने अलवर के प्रशासन को अपने हाथ में लिया और महाराजा तेज सिंह और डॉक्टर NB खरे को दिल्ली बुलवा दिया। अब वहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या की जांच चल रही थी। तो जब तक ये जांच पूरी नहीं हुई तब तक इनको दिल्ली में रखा गया और जांच में जब ये निर्दोष साबित हुए तो इनको पुनः वहाँ से मुक्त कर दिया गया। अब जो भरतपुर के राजा थे बृजेंद्र सिंह, तो बृजेंद्र सिंह ने जो है पड़ोसी एक रियासत थी ग्वालियर, तो ग्वालियर के महाराजा के कहने पर उन्होंने जो है सहमति प्रदान कर दी कि हम इस जो है एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। अलवर भी जो है वो इस प्रक्रिया में शामिल हो गया। अब यहाँ पर दो जो प्रमुख रियासतें हैं, अलवर और भरतपुर, तो ये रियासतें स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व, जो उस समय हमारी एकीकरण की जो शर्तें थी कि यदि किसी भी रियासत की जनसंख्या कम से कम 10 लाख, वहाँ की जो वार्षिक आय है कम से कम 1 करोड़ या उससे अधिक, तो ये रियासतें उस शर्तों को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो भारत सरकार ने इन दो रियासतों अलवर और भरतपुर और इनके पास की जो दो छोटी रियासतें थी करौली और धौलपुर, इन सभी के जो प्रशासक थे, जो राजा थे, उनको दिल्ली बुलाया और उनको एक संघ के निर्माण की जो है वो जानकारी दी कि हम यहाँ पर एक संघ का निर्माण करना चाहते हैं। आगे चलकर इन सभी रियासतों से मिलकर ही मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। और चूँकि प्राचीन समय में यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र मत्स्य जनपद था, ध्यान देना, ये मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। तो KM मुंशी, ध्यान देना, अब सवाल यहाँ ये बनता है कि मत्स्य संघ जो है यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी। महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि मत्स्य संघ का नामकरण किनके द्वारा किया गया था, किनके कहने पर किया गया था? तो KM मुंशी। KM मुंशी के जो है राय के अनुसार इस संघ का नामकरण मत्स्य संघ के नाम से किया गया था। अब हम बात करेंगे, तो हमने यहाँ तक बात की कि अलवर और भरतपुर को किस तरह से शुरुआती में यहाँ मिलाया गया था, साथ में करौली और धौलपुर को भी यहाँ जो है इस संघ में मिलाया गया। और जिस समय भारत सरकार ने इस संघ का गठन किया था तब उनको यह कहा गया था कि आपका जो ये संघ बनेगा, यह संघ उतना जो है प्रभावशाली नहीं रहेगा, तो आने वाले समय में हो सकता है आपको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए या आपको राजस्थान में मिला दिया जाए। हालांकि बाद में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जैसे हम बात करें शंकर देव राय, हम बात करें हिम्मत सिंह, हम बात करें RK माधव या प्रभु दयाल, तो इन व्यक्तियों के जो है प्रयासों से यह मत्स्य संघ बाद में राजस्थान में मिलाया गया था। हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन? शंकर देव राय, हिम्मत सिंह, RK माधव और प्रभु दयाल। तो इनके प्रयासों से जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ को बाद में राजस्थान में मिलाया गया था। और सवाल यदि आपसे पूछे कि मत्स्य संघ का जो नामकरण है, मत्स्य संघ का नामकरण, तो मत्स्य संघ का नामकरण KM मुंशी के जो है राय के अनुसार किया गया था। अब हम बात करते हैं कि यह संघ कब गठित हुआ था, इसके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, इसके राज प्रमुख कौन बनाए गए थे, इसके उप प्रधानमंत्री, उप राज प्रमुख, उद्घाटन कब हुआ इसका, कहाँ पर हुआ था, राजधानी कहाँ बनाई गई थी। तो यहाँ हमने बात की कि इसमें जो रियासतें शामिल थी कौन कौन सी थी? 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर।
अब इनमें से कुछ रियासतें जो है ये भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, जैसे भरतपुर धौलपुर जो है, चूँकि ये ब्रज क्षेत्र में है तो ब्रज भाषा यहाँ बोली जाती है, तो भाषाई आधार पर ये रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, लेकिन भारत सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया था और जनमत संग्रह के अनुसार जो यहाँ की अधिकांश जनता थी उन्होंने राजस्थान में मिलने का जो है वो निर्णय लिया था। तो इसलिए इन रियासतों को बाद में राजस्थान में मिलाया गया था। अब मत्स्य संघ जो है, इसके यदि हम बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, रियासतें आ गई इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। साथ ही एक जो ठिकाना है, यह ठिकाना नीमराना। अब इसका जो उद्घाटन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन यह किया गया था 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को। अब यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण कि यह जो चरण है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इस संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो नरहरि विष्णु गाडगिल, नाम याद रखना। इस संघ के जो उद्घाटन करता है उद्घाटनकर्ता ये थे नरहरि विष्णु गाडगिल, जिनको हम NV गाडगिल के नाम से भी जानते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जो संघ है मत्स्य संघ, इसका उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल के द्वारा किया गया था 18 मार्च 1948 को। एक बात यहाँ पर और महत्वपूर्ण है कि पहले यह जो चरण था या जो संघ था, इस मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च को किया जाना प्रस्तावित था। 17 मार्च 1948 को प्रस्तावित था, लेकिन जो भरतपुर के महाराजा थे ब्रजेंद्र सिंह, उनके छोटे भाई थे देशराज। तो देशराज जो है, चूंकि ये जाट राजा थे, तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो मत्स्य संघ का गठन किया जा रहा है, यह मत्स्य संघ जाट विरोधी हो सकता है। यह मत्स्य संघ जो बन रहा है यह जाटों के विरोध में हो सकता है। तो इन्होंने सभी जाटों को आह्वान किया था कि हमें इस संघ में शामिल नहीं होना है। लेकिन बाद में जो है जाटों का एक प्रतिनिधि इस मत्स्य संघ में शामिल किया गया था और शामिल करने के बाद 17 मार्च की जगह फिर इसका उद्घाटन जो है 18 मार्च 1948 को किया गया था। तो महत्वपूर्ण हो गया कि इसमें मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी। तो रियासतें यहाँ पर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, साथ ही एक ठिकाना नीमराना। उद्घाटन कब हुआ था, तो 18 मार्च 1948 को। कहाँ हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो वो थे नरहरि विष्णु गाडगिल या NV गाडगिल। अब इस मत्स्य संघ की जो राजधानी है, ध्यान देना, इसकी जो राजधानी है, राजधानी किसे बनाई गई, तो इसकी राजधानी बनाई गई थी अलवर को। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया था। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर राज प्रमुख किसे बनाया गया था, साथ ही यहाँ उप राज प्रमुख कौन थे, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, और इस मत्स्य संघ के जो है उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के राज प्रमुख की। तो साथियों, ये जो पद है राज प्रमुख, एक और पद आता है महाराज प्रमुख। तो इन दोनों पदों का जो सृजन है वो जिस समय वाइसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन का समय काल था 1931 से 1936 तक। तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय इन राज प्रमुख और महाराज प्रमुख पदों का सृजन किया गया था। फिर जब उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह की मृत्यु हुई थी 1955 में,
तब महाराज प्रमुख जो पद है वह अपने आप समाप्त हो गया था। और 1 नवंबर 1956 को जब हमारे यहाँ पर एकीकरण समाप्त हुआ था तो उस समय राज प्रमुख के पद को समाप्त करके इसकी जगह एक नया पद राज्यपाल का पद जो है वो सृजित किया गया था। तो धौलपुर के जो महाराजा थे, ध्यान देना, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह, महाराजा उदयभान सिंह कहाँ के थे? ये थे धौलपुर के। तो इनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि जो मत्स्य संघ है वहाँ के राज प्रमुख कौन थे? तो यहाँ के राज प्रमुख थे महाराजा उदयभान सिंह जो थे धौलपुर के। इसी तरह यहाँ के जो उप राज प्रमुख हैं, यहाँ के उप राज प्रमुख, तो करौली के जो महाराजा थे गणेशपाल वासुदेव, गणेशपाल वासुदेव, तो गणेशपाल वासुदेव कहाँ के? ये थे करौली के। तो गणेशपाल वासुदेव को इस मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख बनाया गया था। अब बात करें हम अगर प्रधानमंत्री की, तो जो अलवर प्रजामंडल के एक प्रमुख नेता थे, नाम था शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत कहाँ के थे? तो इनका जो संबंध है ये आता है अलवर प्रजामंडल से, अलवर प्रजामंडल से है ये। तो अलवर प्रजामंडल के जो नेता थे शोभाराम कुमावत, इनको मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था और यहाँ पर 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो हम बात करते हैं कि यहाँ के 2 उप प्रधानमंत्री कौन कौन थे? उप प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर 2 उप प्रधानमंत्री थे। एक थे युगल किशोर चतुर्वेदी, युगल किशोर चतुर्वेदी। तो इस संघ के एकीकरण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो महत्वपूर्ण योगदान रहने के कारण इनको पूर्वी राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। ध्यान देना, इनको पूर्वी राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, पूर्वी राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू, कोई दिक्कत नहीं। तो एक उप प्रधानमंत्री हो गए थे युगल किशोर चतुर्वेदी और दूसरे जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, ये मत्स्य संघ के दूसरे उप प्रधानमंत्री थे। तो महत्वपूर्ण बातें हमने की यहाँ पर मत्स्य संघ की। अच्छा, एक चीज़ और हम बात करें अगर, क्या मत्स्य संघ जो था इसका क्षेत्रफल कितना था? तो क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, तो 12,000 वर्ग किलोमीटर, 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह मत्स्य संघ फैला हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ की जनसंख्या की, तो जनसंख्या यहाँ की थी 18.38 लाख, 18.38 लाख। और यदि हम बात करें यहाँ की वार्षिक आय की, ये यहाँ की जनसंख्या, और जनसंख्या के बाद हम बात करेंगे यहाँ की वार्षिक आय की। तो इस संघ की जो वार्षिक आय थी वह थी 184 लाख, 184 लाख। तो क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या यहाँ की 18.38 लाख, फिर वार्षिक आय यहाँ की 184 लाख या 1,84 लाख। तो ये हमारा पहला जो मत्स्य संघ बना था, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपके सामने है। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। साथियों, ये बात हो गई हमारे राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ के पूर्ण गठन की। अब इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण, महत्वपूर्ण चरण है वो भी,
तो यहाँ तक राजस्थान एकीकरण का पहला चरण समाप्त हुआ है। मत्स्य संघ यहाँ पर जो है गठित हो चुका है। अब हम बात करेंगे राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण की। बात करते हैं हम अगले चरण की। तो साथियों, राजस्थान एकीकरण का जो दूसरा चरण था यह था पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ। अब इससे पहले हमने राजस्थान एकीकरण का पहला चरण पढ़ा, वह था मत्स्य संघ। यहाँ पर जो दूसरा चरण है ये आता है पूर्वी राजस्थान संघ। तो साथियों, पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण के अंतर्गत राजस्थान शब्द को पहली बार शामिल किया गया था। तो पूर्वी राजस्थान संघ जब गठित हुआ था तब एकीकरण में पहली बार यहाँ पर राजस्थान शब्द को शामिल किया गया था। अब अभी हमने बात की थी मत्स्य संघ की। तो साथियों, जिस समय मत्स्य संघ का गठन चल रहा था, उसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तब दक्षिण राजस्थान में जो कोटा रियासत थी, कोटा रियासत के शासक थे महाराव भीम सिंह। तो महाराव भीम सिंह जो है वह दक्षिण राजस्थान की कुछ रियासतों को मिलाकर एक हाड़ौती संघ का निर्माण करना चाह रहे थे। तो वहाँ दक्षिण राजस्थान के जो 9 रियासतें थी और एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक ठिकाना था कुशलगढ़। तो जो 9 रियासतें हैं कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो ये 9 रियासतें और एक ठिकाना कुशलगढ़। तो इन सब ने उस प्रस्ताव पर जो है सहमति दी कि हमारे यहाँ पर हाड़ौती संघ का निर्माण होना चाहिए। अब यह हाड़ौती संघ का जो प्रस्ताव है 3 मार्च 1948 को, ध्यान देना, हाड़ौती संघ का जो प्रस्ताव है यह 3 मार्च 1948 को भारत सरकार के पास भेजते हैं। तो यह प्रस्ताव जाता है भारत सरकार के पास। अब उस समय रियासती विभाग जो है उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और रियासती विभाग के सचिव थे वीपी मेनन। तब इस प्रस्ताव के बाद वीपी मेनन को उदयपुर भेजा जाता है, क्योंकि ये जो संघ गठित होने जा रहा था, इस संघ के बीच में उदयपुर रियासत भी थी। तो रियासती विभाग के जो सचिव थे वीपी मेनन, तो वीपी मेनन को जो है उदयपुर भेजते हैं। वीपी मेनन, इनको उदयपुर भेजा जाता है। अब ये उदयपुर आते हैं और उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह से मिलते हैं। उस समय उदयपुर के दीवान थे सर SV राममूर्ति। तो ध्यान देना, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह और उदयपुर के दीवान थे सर SV राममूर्ति। तो इनको भी वीपी मेनन ने इनको भी इस हाड़ौती संघ में मिलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इन्होंने यह बात अस्वीकार कर दी। इनका यह कहना था कि मेवाड़ किसी संघ में नहीं मिलेगा। यदि किसी को मिलना है तो वह मेवाड़ के अधीन मिल सकती है। यानी इन्होंने जो है मेवाड़ जो क्षेत्र था, दूसरे जो रियासतें थी उनसे अपील की, या इन्होंने कहा कि आप चाहें तो मेवाड़ के अधीन मिल सकते हैं, मेवाड़ किसी के अधीन नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो मेवाड़ क्षेत्र था, जो उदयपुर था, ये उस समय रियासती विभाग की जो शर्तें थी उन शर्तों को पूरा कर रहा था। इसलिए इनको संघ में मिलाने का दबाव भी जो है इस महाराणा भूपाल सिंह पर जो है दबाव नहीं बनाया जा सका, और दबाव बना भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये उन शर्तों को पूरा कर रहे थे। तो ये स्वतंत्र रह सकते थे। मैंने कहा था कि जब ये शर्तें रखी गई थी, रियासती विभाग की जो श्रीनगर में बैठक हुई थी कि 10 लाख की आबादी और 1 करोड़ की जो मिनिमम वार्षिक आय है, तो ये यदि किसी के पास है तो वह स्वतंत्र रह सकती है। राजस्थान में 4 रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, तो ये 4 रियासतें इनका जो है इन शर्तों को पूरा कर रही थी। तो इन शर्तों के कारण महाराणा भूपाल सिंह जो है उन्होंने पूर्वी राजस्थान संघ में मिलने से इनकार
कर दिया था। अब यहाँ से वापस जाते हैं और अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है पूर्वी राजस्थान संघ बनाने की घोषणा की। तो वो पूर्वी राजस्थान संघ के गठन की घोषणा करते हैं और एक महत्वपूर्ण तारीख आती है। तो हम बात करें कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो पूर्वी राजस्थान संघ इसका उद्घाटन हुआ था 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को। और इसके जो उद्घाटनकर्ता थे, इसके उद्घाटनकर्ता तो NV गाडगिल, जिन्होंने एकीकरण के पहले चरण का गाडगिल, इन्होंने ही पहले चरण का भी जो है उद्घाटन किया था, इन्होंने दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया था। अब हमने कहा था कि राजस्थान शब्द को एकीकरण के दूसरे चरण में मिलाया गया था। अब यदि सवाल आपके सामने ये आता है कि राजस्थान एकीकरण में राजस्थान शब्द को पहली बार कब मिलाया गया था, तो पहली बार 25 मार्च 1948 को मिलाया गया था, जब पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया था, इसका गठन किया गया था। अब यदि आपके सामने सवाल आता है कि इस पूर्वी राजस्थान संघ का जो है वो गठन कहाँ किया गया, तो इसकी जो राजधानी है वह राजधानी बनाई जाती है कोटा को, जहाँ पर इसका जो है उद्घाटन विधिवत रूप से किया जाता है। और अब यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज प्रमुख की। राज प्रमुख, तो साथियों जो पूर्वी राजस्थान संघ है इसके राज प्रमुख बनाया गया था महाराव भीम सिंह को। महाराव भीम सिंह, और आप सभी जानते हैं महाराव भीम सिंह जो है कहाँ के शासक थे, ये कोटा रियासत के शासक थे। अब यहाँ पर दो पद और बनाए जाते हैं, एक पद रहता है उपराज प्रमुख, एक पद रहता है कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो पहले हम बात करते हैं उपराज प्रमुख की। तो बूंदी के जो बूंदी रियासत के शासक थे महाराजा बहादुर सिंह, महाराजा बहादुर सिंह, तो इनको जो है पूर्वी राजस्थान संघ का उपराज प्रमुख बनाया जाता है। अब हम बात करें कनिष्ठ उपराज प्रमुख। कनिष्ठ उपराज प्रमुख तो डूंगरपुर के महारावल, महारावल लक्ष्मण सिंह, कहाँ के ये थे, डूंगरपुर के, डूंगरपुर रियासत के शासक। तो महारावल लक्ष्मण सिंह को जो है वो इस पूर्वी राजस्थान संघ का कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है। अब बात आती है कि इस संघ के प्रधानमंत्री, तो साथियों पूर्वी राजस्थान संघ जो है इसके प्रधानमंत्री बनाया जाता है गोकुल लाल असावा को। गोकुल लाल असावा, तो गोकुल लाल असावा जो है वो इस पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। अब आपसे एक सवाल रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर लिखना है। सवाल क्या है कि जो गोकुल लाल असावा है ये राजस्थान के कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे। गोकुल लाल असावा का संबंध राजस्थान के कौन से प्रजामंडल से है। आपको इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये सवाल आपके लिए रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर गोकुल लाल असावा को बनाया जाता है। इस संघ में जो रियासतें शामिल की जाती है, एक बार हम उसकी बात करते हैं कि कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल की गई थी। तो मैंने कहा था इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना। तो रियासतें कौन कौन सी रियासतें थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़,
शाहपुरा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक। तो ये 9 रियासतें और एक ठिकाना था। ठिकाना कौन सा? वो था कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना। तो 9 रियासतों और कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाकर इस पूरी राजस्थान संघ का गठन किया गया। अब इसका यदि हम बात करें क्षेत्रफल की, तो ये जो पूरी राजस्थान संघ था इसका क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर। 16,807 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें यहाँ की जनसंख्या की तो 23.05 लाख। 23.05 लाख यहाँ की जनसंख्या। और यदि हम बात करें यहाँ की वार्षिक आय की, तो 23.05 लाख यहाँ की जनसंख्या और यहाँ की वार्षिक आय, तो यह वार्षिक आय थी 200 करोड़। 200 करोड़ से अधिक। तो ये यहाँ की जो है प्रमुख विशेषताएं। पूरी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को इसका गठन किया गया। NV गाडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था कोटा दुर्ग में। कोटा के महाराजा महाराव भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था और एक महत्वपूर्ण प्रजामंडल के सदस्य थे गोकुललाल असावा, जिसको इस संघ का जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो पूरी राजस्थान संघ की पूरी जानकारी आपके सामने है। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर लें। चलिए अब हम बात करेंगे राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण की। तो पहले 2 चरण थे जिनका उद्घाटन NV गाडगिल के द्वारा किया गया था। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण की। एक बात और महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, इस चरण के अंतर्गत साथियों बांसवाड़ा के महाराजा थे, बांसवाड़ा रियासत के महाराजा थे चंद्रवीर सिंह। कई बार ये सवाल महत्वपूर्ण रूप से आता है, उनका एक स्टेटमेंट जो है वो महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब चंद्रवीर सिंह जो है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने कहा था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो चंद्रवीर सिंह जो महाराजा थे उनका स्टेटमेंट, उनका जो वक्तव्य है, ये कई बार एग्जाम में आता है कि एकीकरण के दौरान किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो वो थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको याद करना है, ये भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ तक की जो संपूर्ण कहानी है वो कहानी हमारे राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण की, जहाँ पर पहली बार राजस्थान शब्द को भी शामिल किया जाता है और बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह का महत्वपूर्ण जो वक्तव्य है यहाँ पर, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये भी यहाँ हमको नजर आता है। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की। तो साथियों अब बारी आती है राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण की, और यह तीसरा चरण ऐतिहासिक महत्व से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो तीसरा चरण है इसका नाम रहता है साथियों संयुक्त राजस्थान संघ।
संयुक्त राजस्थान संघ। अब जिस समय पूर्वी राजस्थान संघ की निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और मेवाड़ की जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने उस दूसरे चरण में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तब मेवाड़ प्रजामंडल के एक नेता थे जो उस समय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य भी थे, माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा ने इस बात पर आपत्ति जताई कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह और उनके जो दीवान हैं सर एस.वी. राममूर्ति, तो ये अकेले मेवाड़ की 20 लाख जनता के साथ या उनके भविष्य के साथ या उनके भविष्य का फैसला नहीं कर सकते। तो माणिक्यलाल वर्मा ने इस बात का विरोध किया और उनके साथ मेवाड़ की जनता भी आ गई। मेवाड़ में यहाँ विरोध उत्पन्न हो गया। तब 23 मार्च 1948 को, ध्यान रखना, 23 मार्च 1948 को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने अपने दीवान सर एस.वी. राममूर्ति को उस समय जो रियासती विभाग के सचिव थे वीपी मेनन, उनके पास भेजा। तो 23 मार्च 1948 को सर राममूर्ति जो उस समय मेवाड़ के दीवान थे, प्रधानमंत्री थे, तो ये जाते हैं कहाँ पर, ये रियासती विभाग के जो सचिव थे वीपी मेनन, इनके पास जाते हैं और ये वहाँ पर महाराणा भूपाल सिंह की 3 शर्तें लेके जाते हैं कि यदि मेवाड़ को शामिल करना है, हालांकि उस समय दूसरे चरण का जो है निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि यदि यह पूर्वी राजस्थान संघ में मेवाड़ को शामिल करना है तो आपको मेवाड़ महाराणा की 3 शर्तें मान्य होंगी। तो अब यहाँ पर 3 जो शर्तें थी, ये शर्तें क्या थी? तो मेवाड़ महाराणा ने 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि जो महाराणा भूपाल सिंह हैं, जो मेवाड़ के महाराणा हैं, उन महाराणा को इस संयुक्त राजस्थान संघ का, चूँकि अब जो है संयुक्त राजस्थान संघ गठित होने वाला था, तो इनको संयुक्त राजस्थान संघ का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। तो इनकी पहली शर्त थी कि मेवाड़ के महाराणा को वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। इनकी दूसरी शर्त यह थी कि उदयपुर को इस संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी बनाई जाए। और तीसरी शर्त यह थी कि मेवाड़ के महाराणा को 20 लाख वार्षिक प्रीवी पर्स दिया जाए। प्रीवी पर्स जो उस समय देसी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला भत्ता हुआ करता था, तो इन्होंने मांग की थी कि मेवाड़ महाराणा को 20 लाख वार्षिक प्रीवी पर्स की जो है वह सुविधा प्रदान की जाए। तो इन 3 शर्तों के साथ जो सर राममूर्ति हैं मेवाड़ के दीवान, वो वीपी मेनन के पास पहुंचते हैं। अब वीपी मेनन जो है इन शर्तों को सुनकर वो कोटा के महाराजा भीम सिंह से जो है वो चर्चा करते हैं कि मेवाड़ के महाराणा यदि इस पूर्वी राजस्थान संघ में शामिल होंगे तो उनकी ये 3 शर्तें हैं। अब चूँकि उस समय दूसरे चरण के उद्घाटन की तारीख, ये बात थी 23 मार्च 1948 को, इसके 2 दिन बाद 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण की जो है वो उद्घाटन की तारीख उन्होंने निश्चित कर ली थी। तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने यह कहा कि अब दूसरे चरण के उद्घाटन की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है, इसलिए हम दूसरे चरण का उद्घाटन निश्चित समय पर ही करेंगे। तब यहाँ इन शर्तों को, हालांकि इन शर्तों पर विचार किया जा रहा था। इसी दौरान 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण का विधिवत उद्घाटन कर लिया जाता है। हमने अभी बात की थी कुछ समय पहले। अब दूसरे चरण के उद्घाटन के बाद जो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जो सचिव थे वीपी मेनन, अब ये दोनों इन 3 शर्तों पर विचार करते हैं। अब इन 3 शर्तों पर विचार करने के बाद उन 3 शर्तों का जो है निराकरण किया जाता है, उनका सॉल्यूशन किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो दूसरे चरण के गठन के बाद इन शर्तों का
निराकरण होता है, या हम कहते हैं शर्तों का जो है हल निकाला जाता है। अब किस तरह से हल निकालते हैं? जो पहली शर्त थी कि महाराणा, जो मेवाड़ के महाराणा है जिनको वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए, अब उसकी जगह इनको कहा गया कि मेवाड़ के महाराणा को आजीवन राज प्रमुख बनाया जाएगा। यानी जब तक मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जीवित हैं तब तक उनको आजीवन राज प्रमुख बनाया जाएगा। अब जो दूसरी शर्त है, यह शर्त थी उदयपुर को राजधानी बनाने की। तो चर्चा की गई, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, इन सभी के राजाओं से विचार विमर्श किया गया कि उदयपुर को राजधानी बनाई जाए। तब सभी सहमत हो गए, लेकिन कोटा के महाराव भीम सिंह ने यहाँ पर एक शर्त रख दी थी। वो शर्त क्या थी कि जो विधानमंडल की बैठक है, यदि राजधानी उदयपुर को बनाया जाता है तो हमें आपत्ति नहीं, लेकिन विधानमंडल की कम से कम एक बैठक वर्ष में एक बैठक जो है वो कोटा में की जाए। जिससे क्या होगा कि जो कोटा राज्य का ऐतिहासिक महत्व है उसको कायम रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकें। तो कोटा राज्य के जो ऐतिहासिक महत्व को कायम रखने के लिए यहाँ पर विधानमंडल की एक बैठक कोटा में रखने की जो है कोटा के महाराव भीम सिंह सिफारिश करते हैं। उनकी यह शर्त रहती है, उस शर्त को भी मान लिया जाता है और उदयपुर को यहाँ पर जो है राजधानी भी घोषित कर दिया जाता है। इस शर्त की भी जो है पालना हो जाती है, सॉल्यूशन हो जाता है। अब तीसरी जो शर्त थी यहाँ पर मेवाड़ महाराणा की कि 20 लाख जो है वार्षिक प्रीवी पर्स जो भत्ता होता है वो देने की जो शर्त इन्होंने रखी थी। तो यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे रियासती विभाग के अध्यक्ष, उन्होंने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला। अब वो सॉल्यूशन क्या था? चूंकि उस समय रियासती विभाग जो है ये घोषणा कर चुका था कि भारत की जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों को केवल 10 लाख का ही प्रीवी पर्स दिया जाएगा, यानी 10 लाख का भत्ता दिया जाएगा। तो अब उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला कि 20 लाख जो प्रीवी पर्स थी उसकी जो डिमांड मेवाड़ महाराणा ने की थी, तो इसका हल कैसे निकाला जाए। तो तीसरी शर्त में इन्होंने 10 लाख रुपए की प्रीवी पर्स, 10 लाख वार्षिक प्रीवी पर्स की घोषणा की। वार्षिक प्रीवी पर्स की घोषणा हो गई। अब 20 में से 10 लाख इनको मिल गए और मेवाड़ राजवंश की जो परंपरा है, मेवाड़ राजवंश की परंपरा के अनुसार 5 लाख रुपए जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाएंगे। तो 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स के रूप में, 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के लिए, और जो मेवाड़ महाराणा का पद था राज प्रमुख, तो राज प्रमुख के पद के भत्ते के रूप में 5 लाख रुपए की जो है घोषणा यहाँ की जाती है। तो 5 लाख रुपए जो हैं वो राज प्रमुख के भत्ते के रूप में, तो इस तरह से ये जो 3 शर्तें थी उन तीनों शर्तों का सॉल्यूशन निकाला जाता है कि उनको वंशानुगत राज प्रमुख की बजाय आजीवन राज प्रमुख का पद देने की घोषणा की जाती है। उदयपुर को यहाँ पर राजधानी घोषित किया जाता है। साथ ही कोटा में विधानमंडल की एक बैठक आयोजित करने का फैसला किया जाता है वर्ष में एक बार। और जो 20 लाख प्रीवी पर्स था उसको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स के रूप में देने की घोषणा होती है। 5 लाख रुपए मेवाड़ वंश की जो परंपरा है उसके अनुसार धार्मिक कार्यों के लिए यहाँ पर दिए जाने की घोषणा होती है। और 5 लाख रुपए जो है वो राज प्रमुख के भत्ते के रूप में यहाँ दिए जाने की घोषणा होती है। तब मेवाड़ महाराणा द्वारा इन तीनों शर्तों को मान लिए जाने के बाद अब उनके द्वारा जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और राजस्थान के जो एकीकरण का तीसरा चरण है वह भी यहाँ संपन्न होता है। चूँकि यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण चरण था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस चरण के उद्घाटन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। हम बात करेंगे अब कि अब संयुक्त राजस्थान संघ में कौन कौन शामिल हुए थे और यहाँ पर प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उप राज प्रमुख सहित जो अन्य महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी थे वो कौन कौन थे, उसकी हम चर्चा करेंगे।
आप साथ साथ में इन सभी को चाहें तो नोट्स फॉर्मेट में तैयार करते रहें। काफ़ी महत्वपूर्ण चरण है ये भी। तो तीसरे चरण की साथियों बात करें तो जो पूर्वी राजस्थान संघ था, अब इसके जो गठन हुआ था, इस गठन में पूर्वी राजस्थान संघ और जो उदयपुर था, जो उदयपुर रियासत थी, इसको मिलाकर संयुक्त राजस्थान संघ का गठन किया गया था। तो इसके अंदर जो रियासतें शामिल हुई थी, तो पूर्वी राजस्थान संघ की 9 रियासतें और एक उदयपुर रियासत, यानी कुल 10 रियासतें और एक ठिकाने की बात की थी हमने, कुशलगढ़। तो 10 रियासतों और एक ठिकाने से मिलकर संयुक्त राजस्थान संघ का गठन किया गया। और 18 अप्रैल 1948 को यदि हम बात करते हैं उद्घाटन की, तो 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया गया था। चूँकि यह महत्वपूर्ण एक चरण था, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। और कोटा राज्य के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए साथियों, इसका जो उद्घाटन हुआ था, यह उद्घाटन कहाँ हुआ था? कोटा में। तो दूसरे और तीसरे इन दोनों ही चरणों का उद्घाटन कोटा में हुआ था। तो यहाँ उद्घाटन कोटा में हुआ था, लेकिन इसकी जो राजधानी बनाई गई थी, तो राजधानी बनाई गई थी उदयपुर को। ध्यान देना, उद्घाटन इसका कोटा में हुआ था, लेकिन इसकी राजधानी जो है वो उदयपुर को बनाई गई थी। अब इस चरण के अंतर्गत बात करें, संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो शर्त के अनुसार जो मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, जो अब आजीवन ये राज प्रमुख के पद पर रहने वाले थे। तो मेवाड़ से महाराणा भूपाल सिंह को यहाँ राज प्रमुख बनाया गया। यदि हम बात करें उप राज प्रमुख की, तो कोटा के महाराव भीम सिंह को, जो है वो यहाँ का उप राज प्रमुख बनाया गया। यदि हम बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री की, तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रमुख सदस्य थे माणक्यलाल वर्मा, जिनका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था, तो इनको यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। साथ ही साथ एक और पद यहाँ पर बनाया गया था, वो था उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ गोकुललाल असावा को यहाँ पर उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था कि आपको पता करना है कि गोकुललाल असावा जो है, इनका संबंध राजस्थान के कौन से प्रजामंडल से था। तो ये आपको पता करना है, उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। अब अगर हम बात करें, ये जो संयुक्त राजस्थान संघ था, इस संयुक्त राजस्थान संघ के क्षेत्रफल की बात करें, तो साथियों इसका जो क्षेत्रफल है यह 29,777 वर्ग मील, ये यहाँ का कुल क्षेत्रफल था। यदि हम बात करें यहाँ की जनसंख्या की, तो इसकी जनसंख्या थी 42.60 लाख। और अगर हम बात करते हैं यहाँ की वार्षिक आय की, तो यहाँ की वार्षिक आय थी 3016 करोड़। तो अब साथियों तीसरा जो चरण है वह भी संपन्न हो जाता है। संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से इस चरण का गठन होता है। यहाँ हमने बात की चरण का उद्घाटन कब हुआ,
इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? तो पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय हुआ था, राजधानी उदयपुर को बनाया गया। इसके राज प्रमुख, उप राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, फिर यहाँ का क्षेत्रफल, जनसंख्या और वार्षिक आय, इन सब की हमने चर्चा यहाँ पर की है। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो साथियों, यहाँ तक हमने राजस्थान एकीकरण के 3 प्रमुख चरणों की बात की है। अब चूँकि वीडियो, यदि हम 7 चरण यहाँ पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम राजस्थान एकीकरण के जो बचे हुए चरण हैं, जो 4 चरण हैं, उसकी हम चर्चा अगले वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक, विद्यार्थियों तक शेयर अवश्य करें, ताकि वो विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सके। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मैंने जो सवाल दिया था उस सवाल को भी आप उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे देवें। और अगले वीडियो में हम इस एकीकरण को समाप्त भी करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर है उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत चर्चा भी करने वाले हैं। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मिलने वाले हैं। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।